हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमटी सेकंड ईयर एमसी 4 यूनिट नंबर 5 रेगुलेटरी पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क का टॉपिक। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमें कवर करना है। इस यूनिट में हमें 5 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी टिल 1990 कि गवर्नमेंट की क्या रेगुलेटरी पॉलिसी थी 1990 तक। उसके बाद आता है रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया था 1991 में, वो क्या क्या चेंजेस थे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें करना है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में। उसके बाद है बेसिक बिजनेस लॉ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। तो ये 5 टॉपिक्स जो है वो हमें इस यूनिट में कवर करने हैं। तो आज के इस यूनिट पे पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी क्या थी टिल 1990 तक। सो गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी टिल 1990, द प्रॉब्लम दैट फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी इज 50s could be regarded as the starting point for severe government regulations of industry and trade। यानी कि इंडिया इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया 50s तक। तो ये डिसाइड किया गया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेटरी पॉलिसी निकालनी चाहिए जिसकी वजह से इंडस्ट्री या ट्रेड को ईजिली रेगुलेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। द इकोनॉमिक सफ़र फ्रॉम सेवरल बेसिक डिफिशियंसी ऑफ विच द इम्पोर्टेंट वन वर, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को सफ़र किया। कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड लो इनकम विद लो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। पॉवर्टी यही है कि इनकम कम होने की वजह से, जब इनकम कम है तो पॉवर्टी होगी और साथ ही साथ ना ही हमारी सेविंग हो पाएगी, ना ही हम कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया इकोनॉमी की। सेकंड थी लिटिल इंसेंटिव्स फॉर एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री। तो कोई इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था इंडस्ट्री को चलाने के लिए कि इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई ज़्यादा इंसेंटिव, ज़्यादा अर्निंग नहीं जो है दिख रही थी। नेचुरली इट वॉज फेल्ट दैट अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी वॉज द ओनली रेमेडी to ensure a high rate of growth and sustainable improvement in standard of living of the people। अब क्या देखा गया, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि 50s में कुछ प्रॉब्लम देखी गई इंडियन इकोनॉमी में, जिसकी वजह से कुछ रेगुलेटरी पॉलिसी को लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड जो है इजीली वर्क कर सके। क्योंकि इकोनॉमी बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी, जिसमें 2 प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट थी पॉवर्टी। पॉवर्टी होने की वजह क्या थी, क्योंकि इनकम कम थी जिसकी वजह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी हमारी कम थी। सेकंड पॉइंट ये था कि इंडस्ट्री को सेटअप नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर थे उनको ज़्यादा इंसेंटिव, ज़्यादा अर्निंग जो है नहीं दिख रही थी। तो ये देखा गया कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में जो भी स्ट्रक्चर बनाया गया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो हाई रेट ऑफ ग्रोथ को अचीव कर सके, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, तो हमारी इकोनॉमी के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होगा। उसके बाद आता है स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी एंड वेल कोऑर्डिनेटेड स्टेट पॉलिसी वर कंसिडर्ड नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द एसेंशियल स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं हमारी स्टेट को भी इंटरवेन करना चाहिए, उसको भी रेगुलेटरी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हमारी जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हमारी इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर है, वो उसमें चेंजेस आ सके, उसमें डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। For 3.5 decades from the 50s to mid 80s, the Indian economy was therefore regulated by the state and सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। तो इसमें यही कहा गया 3.5 डिकेड से, अगर हम 50 से 80s की बात करते हैं, 50 से 80s में जो भी हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो किसके द्वारा रेगुलेट की जा रही थी। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे थे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का यूज़ करके। The outlook that prevailed then was that government should ensure allocation of resources for development according to the planned policies, priorities and correct market failures causing inequality and imbalance। इसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज अच्छे से करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। जो भी मार्केट फेलियर्स है, जो भी हमारी इकोनॉमी इनइक्वालिटीज़ है, इम्बैलेंस है, उनको करेक्ट करना चाहिए। द रिजल्ट was essentially a policy framework overruling marketing forces in the interest of equitable and balanced growth। तो इसमें ये कहा गया कि हमें इस तरीके की पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को बनाना चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो मार्केट फोर्स है, वो इक्विटेबल और बैलेंस जो है वो ग्रो करे। ठीक है, कोई भी
जो है भेदभाव ना हो, कोई भी इम्बैलेंस या इनइक्वालिटीज़ किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। द रेगुलेटरी पॉलिसी मेजर विच वर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल द मिड 80s इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी कि 80s तक गवर्नमेंट के क्या रूल्स और रेगुलेटरी पॉलिसी बनाए हुए थे उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉलिसीज थी वो थी अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 1951 एंड द कंट्रोल ओवर कैपिटल इशू अंडर द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1956। तो इसमें यही कहा गया है कि उस समय 90s तक हमारी ये पॉलिसीज थी कि जो भी इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होगी उसको सबसे पहले लाइसेंस की ज़रूरत होगी, उसके बिना वो कोई भी इंडस्ट्री जो है अपनी सेटअप नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 1951। जो नेक्स्ट था वो ये था कि कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के शेयर को इशू करती है, कैपिटल इशू करती है, ठीक है, तो उसके लिए एक कंट्रोल एक्ट बना दिया गया कि एक स्पेसिफिक लिमिट बना दी गई कि इस लिमिट से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। तो वो किसके अंदर आता है, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1956 के अंदर ये एक्ट लाया गया कि कोई भी लिमिट सेट कर दी कि इस लिमिट से आगे जाके आप कोई भी कैपिटल इशू नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री फॉर डेवलपमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंड सर्टेन इंडस्ट्री इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। इसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथों में थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही उन इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी। सेकंड ये था कि कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको स्मॉल स्केल सेक्टर के अकॉर्डिंग जो है दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर ही इनको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। लार्ज स्केल सेक्टर इनको रेगुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अर्निंग को हमें देखना था, उनके ताकि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। अगर कहीं ना कहीं लार्ज स्केल सेक्टर, लार्ज स्केल इंडस्ट्री उन इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी तो कम प्राइस पे वो लोगों को सेम जो है चीज़ ऑफर करेगी, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कोई भी उन चीज़ों को परचेज नहीं करेगा। इसलिए कहा गया था कि उस समय कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि पब्लिक सेक्टर ही रन करेगी, कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो कि स्मॉल सेक्टर ही रन करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको चला सके। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। 80s तक ये था कि हमें इंपोर्ट को कम से कम करना है, इंपोर्ट को कम से कम इसलिए करना है क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं हम अपनी कंट्री में कोई भी गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री से जो पैसा वो दूसरी कंट्री में जाता है, तो जो मनी है उसका क्या होता है, आउटफ्लो होता है, जिसकी वजह से हमें ये कहा गया कि इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है, कम से कम इंपोर्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंपोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, इंपोर्ट था। तो जो भी पर्सन इंपोर्ट करना चाहता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में, उसको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो लाइसेंस वैलिड है तो ही वो उस चीज़ को इंपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉलिसी थी वो ये थी, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर, यानी कि कोई भी बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, कोई भी टेक्नोलॉजी का हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, या फॉरेन कोलैबोरेशन यानी कि इंडिया की कंपनी और फॉरेन की कंट्री मिल के जॉइंट वेंचर कर रही है, मिल के काम कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सारी चीज़ों पे क्या था, कंट्रोल था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था प्राइस कंट्रोल एंड कंट्रोल इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट। कहीं पे क्या था, प्राइस पे कंट्रोल किया हुआ था कि इस लिमिट, मिनिमम लिमिट सेट की हुई थी, मैक्सिमम लिमिट सेट की हुई थी, और कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट पे भी क्या था, कंट्रोल किया हुआ था। उसके बाद आता है रेगुलेशंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट अंडर अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट थी उसको भी रेगुलेट किया जा रहा था सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अंदर। Apart from the legal and administrative measures which were enforced by the minister and government department, the regulatory system was operated through several institution, agency as advisory, regulatory, quasi-judicial authority as follows। इसमें ये कहा गया था कि माना कि हमने सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्टर्स हैं वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के थ्रू हमारी इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे थे, साथ ही साथ कुछ ऐसी सेपरेट इंस्टीट्यूशन एजेंसीज थी जिनको ऑपरेट किया जा रहा था एडवाइजरी, रेगुलेटरी और जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा। कौन कौन थी, क्या क्या थी, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट थी हमारी प्लानिंग कमीशन, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है टू फॉर्मुलेट डेवलपमेंट प्लान्स इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होनी थी उससे रिगार्डिंग जो भी प्लान वगैरह बनाए हुए थे, जो भी कंसल्टेशन करनी थी कि किस तरीके से डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए जो सेंट्रल मिनिस्टर्स है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी कंसल्ट के साथ ही प्लानिंग मिनिस्टर जो है, प्लानिंग कमीशन जो है वो आगे पॉलिसी डेवलपमेंट प्लान को फॉर्मुलेट करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू रेगुलेट मनी एंड
क्रेडिट सप्लाई, कमर्शियल बैंकिंग एंड कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन। तो हमारा जो आरबीआई था वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के साथ मिलके ये डिसाइड करता था कि किस तरीके की रेगुलेटरी पॉलिसी होगी, क्रेडिट सप्लाई हमारी इकोनॉमी में कितनी होनी चाहिए, कमर्शियल बैंकिंग के बारे में, ठीक है, रेपो रेट वगैरह क्या होने चाहिए, कि किस रेट पे कमर्शियल बैंक की यही पॉलिसी थी कि लोन किस रेट पे लेना चाहिए, देना चाहिए, और डिपॉजिट जो होंगे पब्लिक के वो किस रेट पे लेने चाहिए। तो जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह थी बैंकिंग से रिलेटेड वो आरबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के साथ मिलके ही डिसाइड करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट था एमआरटीपी कमीशन। एमआरटीपी कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। इसका काम क्या था? टू इन्वेस्टिगेट एंड रेगुलेट द कंसंट्रेशंस ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस कमीशन का काम यही था कि ये चेक करना कि कोई मोनोपोली तो क्रिएट नहीं कर रहा, कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिस पे रिस्ट्रिक्शन है और वो फिर भी उस काम को कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ों देखने का काम था एमआरटीपी कमीशन का। एमआरटीपी कमीशन की फुल फॉर्म है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। उसके बाद था ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइजेस। एक एडवाइजरी बॉडी है टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर प्राइजेस एंड प्राइस फिक्सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके लिए जो भी फेयर प्राइस है या फिर जो भी प्राइस फिक्सेशन का काम इसका था, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइस। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो हेल्प करती थी गवर्नमेंट की प्राइस को फिक्स करने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के। ब्यूरो क्या होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड द एडवाइजरी मैनेजमेंट सर्विसेज टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड असिस्ट मिनिस्टर्स इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ये कहती थी, ये इसका काम था कि जो भी मिनिस्टर्स वगैरह को प्रोजेक्ट वगैरह इवैल्यूएट करने होते थे, इम्प्लीमेंट करने होते थे, तो इनसे जो है वो राय करती थी, इनसे एडवाइस वगैरह लेते थे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वाइल द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स शोड सम पॉजिटिव रिजल्ट एंड स्टेबिलिटी इन द 50s एंड जजमेंट इन द 70s showed that the industrial growth rate had declined since the mid 16s, the pressures of unemployment has increased as per capita availability of essential कंज्यूमर गुड्स रिमेन स्टिल। तो ये इसमें यही कहा गया है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रही थी और स्टेबल थी 50s तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ कि ये देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, पर कैपिटा इनकम भी जो है वो कैसी है? कम ही है, ठीक है। तो विद द अबव फाइंडिंग देयर वाज सीरियस रीथिंकिंग ऑन द इश्यूज बियरिंग ऑन द गवर्नमेंट रेगुलेटरी पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके की रेगुलेटरी पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी, हमारी इकोनॉमी में जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, इंपोर्ट वगैरह पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, एफडीआई वगैरह पे भी रिस्ट्रिक्शन थी, जो कैपिटल शेयर वगैरह इशू कर रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन थी। तो गवर्नमेंट ने जो भी हमारी इकोनॉमी को ऑपरेट किया जा रहा था 50s to 80s तक, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ही कुछ रेगुलेटरी पॉलिसीज़ बना रही थी, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट कर रही थी। वो पॉलिसी हमने देख ली कौन कौन सी पॉलिसीज जो थी 80s तक बनाई गई थी जिसके अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी रेगुलेट कर रही थी। बट इन पॉलिसीज़ के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत सारी इश्यूज़ थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि इकोनॉमी को फेस करनी पड़ रही थी। तो ये देखा गया था कि कहीं ना कहीं हमारी रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो। As a result, the industrial policy was revised comprehensively in July 1980s and many perceptible changes were brought in April 1982 and thereafter mostly aimed at liberalization and relaxation of control। तो कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई गई थी 1980 में, 82 में भी बनाई गई थी, 82 में भी कुछ चेंजेस लाए गए थे। उसके बाद ये देखा गया कि जो हमारी पॉलिसीज़ वगैरह है उसमें हमें लिबरलाइजेशन लानी पड़ेगी, जो भी रिस्ट्रिक्शन है उन रिस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ेगा, जो भी कंट्रोल वगैरह हमें किए उनको कंट्रोल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब दीज इंक्लूडेड चेंजेस इन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एंड introducing liberal rules with regard to foreign direct investment, foreign collaboration and capital goods import। तो इसमें क्या कहा गया कि जो भी हमारी पॉलिसी वगैरह थी उसमें चेंजेस लाए गए। इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए? एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, कि जो भी इंडस्ट्री वगैरह हम कह रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जितने भी कंट्रोल थे उनको हटा दिया जाए, ठीक है। जितने भी लाइसेंस रिक्वायरमेंट थी उनको भी कम किया जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री वगैरह को ओपन करें। और लिबरल रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स थे जिनमें सख्त जो कानून बनाया हुआ था उनको भी आज़ाद किया गया ताकि लोग अच्छे से जो है वो काम कर सके।
एफडीआई जो थी उस पर भी रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई बाहर की कंट्री आके हमारी कंट्री में एफडीआई नहीं कर सकते, हम बाहर की कंट्री में जाके एफडीआई नहीं कर सकते, या फिर कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, जॉइंट वेंचर नहीं कर सकते, या इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन सारी रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया था ताकि हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। ऑन द होल द पॉलिसी चेंजेस ऑफर्ड ग्रेट स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी कि जब हमने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए, जो लिबरलाइजेशन किया, कंट्रोल जो थे वो हटा दिए गए, तो हमारी जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी वो क्या करने लगी, एक्सपेंड करने लगी, उनको भी बहुत ज़्यादा स्कोप मिला। ठीक है, बट दिस चेंजेस इन पॉलिसी डिड नॉट ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड रिजल्ट। ऐसा करने के बाद भी जो हमने सोचा था हम उस चीज़ को अचीव कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? इट वॉज रियलाइज दैट अ लिबरल इम्पोर्ट पॉलिसी लीडिंग टू हायर इम्पोर्ट वॉज नॉट accompanied by equivalent rise in export in spite of several export promoting measures adopted at the same time, and the mounting deficit in the balance of trade could not be taken care of। तो रीज़न ये था, पॉलिसी में चेंज हो गया, लिबरलाइज कर दिया, कंट्रोल हटा दिए, फिर भी हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही। रीज़न ये था कि इंपोर्ट जो सब्सटीट्यूशन था उस पर हटा ही दिया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमने कहा था इंपोर्ट कम से कम करो, हमारा मेन एम ये था इंपोर्ट कम करने का कि हमारी इकोनॉमी का पैसा दूसरी कंट्री में ना जाए। जब हमने लिबरलाइज किया तो इंपोर्ट्स पे जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी हट गई, तो लोगों ने अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो कंट्री का मनी था वो दूसरी कंट्री में जाने लग गया। इतना पैसा हमारी कंट्री में आया नहीं एक्सपोर्ट के ज़रिए। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है कि हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे तभी हमारी कंट्री में पैसा आएगा, मनी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्सपोर्ट तो था लेकिन इतना नहीं था जितना हमारा इंपोर्ट था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सपोर्ट कम होने की वजह से, इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट शो करने लग गया। इसका मतलब यही है कि हमारे ऊपर जो लोन वगैरह था, जो बर्डन था एक्सटर्नल पेमेंट का, वो इंक्रीज हो गया। ओनली नॉट ओनली दैट, ग्रोइंग फिजिकल डेफिसिट एंड इम्बैलेंस इन एक्सटर्नल पेमेंट लेड टू इंक्रीज द बोरिंग एट द होम एंड अब्रॉड, एंड सो ऑल्सो द माउंटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब क्या हुआ, लोन बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया कि हमें पेमेंट करनी है, इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया तो जो भी हमने लोन लिया है अब्रॉड से उसकी भी पेमेंट करनी है, क्योंकि बोरिंग्स इंक्रीज़ हो चुकी है। अब बोरिंग इंक्रीज़ हो गई, हमारी इकोनॉमी में क्या आ गया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया कि चीज़ों के जो प्राइस है वो क्या हो गए, बढ़ने लग गए। द पॉलिसी चेंजेस लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसिंग लाइटेस्ट आइटम। अब क्या हुआ, जो पॉलिसी में चेंज आने की वजह से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री ग्रो होने लगी, तो बहुत सारी इंडस्ट्री क्या हुआ, रिच पर्सन के लिए जो है वो सामान बनाने लगी। रिच पर्सन के लिए सामान बनाने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्राइस पे भेजो वो खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो इंडस्ट्री थी, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनका मेन मोटिव तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो वो इस तरीके से अर्न कर सकते हैं कि अगर वो रिच पर्सन के लिए बना रहे हैं, अच्छे से अच्छे गुड्स को बना रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को बना रहे हैं, तो पॉलिसी चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट थे वो इलाइटस यानी कि रिच पर्सन के लिए बनाए जाने लग गए, ना कि वेज अर्नर के लिए बनाए जाने लग गए। ठीक है, and however the industrial production recovered appreciably during the 80s as compared with the later half of the 60s and 70s। अब क्या देखा गया कि जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो तो बढ़ गई, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो थी वो हमने हटा दी। रिस्ट्रिक्शन हटाने की वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, अगर उसको देखें तो 80s में जो हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई अगर हम कंपेयर करते हैं उसको 60s और 70s से। तो ड्यूरिंग 81 और 85 द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट वो 6.4% पर एनम। 5 सालों में 81 से 85 तक जो भी 5 ईयर्स थे उसमें जो हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट था वो 6.4% था, और उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स में 85 टू 90s में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो इंक्रीज़ होके 8.5% तक पहुंच गया, जो कि 4% था मिड 60s और 70s में। यानी कि 60s और 70s से अगर हम कंपेयर करते तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी पॉलिसी क्या थी टिल 1990s तक। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है, ठीक है, इसका जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी तरफ से भी एक बार उसको रीड कर सको, अच्छे से रिवाइज कर सको। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, देखना मत भूलिएगा। जो है रिफॉर्मिस्ट पॉलिसी पैकेज ऑफ जुलाई 1991 की 1991 में क्या पॉलिसी वगैरह बनाई गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।